बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ आतिफ अहमद, योर फिज़िक्स टीचर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपथ्रस्ट एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सीखेंगे कि अपथ्रस्ट क्या होती है, अपथ्रस्ट क्यों होती है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है और ये हमें क्या बताता है। इसके अलावा आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जब आप अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। स्पेशली आपने ऑब्जर्व किया होगा कि एक छोटी सी पिन अगर पानी में फेंकी जाए तो वो डूब जाती है, लेकिन इतने बड़े बड़े जहाज़ पानी में खड़े रहते हैं, डूबते नहीं हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसके अलावा आपने ये भी ऑब्जर्व किया होगा कि अगर एक ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर ही आप नीचे से ऊपर मूव कराते हैं तो वो आपको हल्का मालूम होता है, आसानी से ऊपर आता है, उसका वेट कम मालूम होता है। उसी ऑब्जेक्ट को जब आप पानी से बाहर ऊपर की तरफ मूव कराते हैं तो आपको मुश्किल होती है मूव कराने में। वो ऑब्जेक्ट आपको भारी मालूम होता है, उसका वेट ज़्यादा मालूम होता है आपको। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो इन तमाम क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा आपको आज के इस लेक्चर में। इसके अलावा आपको ये बता दूं कि आज का हमारा टॉपिक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों इस टॉपिक में से शार्ट क्वेश्चंस, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस और एमसीक्यूज आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आपने इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, हमने यहाँ पे जिक्र करना है फ्लूइड का, तो आपको पहले पता होना चाहिए फ्लूइड क्या होती है। प्यारे बच्चों, हर वो चीज़ जो फ्लो कर जाए वो फ्लूइड है। एनीथिंग दैट कैन फ्लो इज अ फ्लूइड। ठीक है, उसमें आपके बस लिक्विड्स भी आ जाते हैं और आपके पास आ जाते हैं गैसेस भी। ठीक है, क्योंकि गैस भी फ्लो कर सकती है और लिक्विड भी फ्लो कर सकता है, तो दोनों को कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं? फ्लूइड्स बोलते हैं। तो जब फ्लूइड की बात होगी तो अपने माइंड में आपने ये रखना है कि यहाँ पर गैस या फिर हमारे पास लिक्विड, इन दोनों की बात हो रही है। क्लियर हुई बात? ओके जी, तो अब हम आ जाते हैं जी अपने मेन पॉइंट के ऊपर, और वो है जी अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट क्या होती है? प्यारे बच्चों, जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को किसी फ्लूइड में इमर्स करेंगे, डबोएंगे, डिप करेंगे, ठीक है, तो वो फ्लूइड उसके ऊपर एक नेट फोर्स लगाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में, जिसको हम बोलते हैं अपथ्रस्ट। अगर आप इसको रियल लाइफ में ऑब्जर्व करना चाहते हैं तो आप अपने घर में ही इसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। करना क्या होगा, एक टब ले लीजिए, उसमें पानी डालिए, फुल कर लीजिए उसको। उसके बाद आपने ये करना है, एक छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए थर्मोकोल शीट का, उसे पकड़ के डिप कीजिए और जो टब की सरफेस है ना नीचे वाली, ठीक है, बॉटम, वहाँ तक ले जाइए ऐसे, और फिर छोड़ दीजिए। तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि वो जो छोटा सा टुकड़ा था थर्मोकोल शीट का, वो खुद ब खुद नीचे से ऊपर की तरफ आता है उसकी सरफेस के ऊपर। तो ऊपर की तरफ अगर ये आया है तो कोई ना कोई फोर्स तो इसके ऊपर अप्लाई हुई है ना। अब ये जो अपवर्ड फोर्स अप्लाई हुई है ना इसके ऊपर, इसको हम बोलते हैं जी अपथ्रस्ट। ये है दरअसल अपथ्रस्ट। बात समझ गए? अच्छा जी, अब ऐसा नहीं कि सिर्फ लिक्विड के अंदर ही आप इसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, आप गैसेज में भी इसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। देखिए मैं बताता हूँ, आपने वो जो बच्चों के बालून होते हैं ना जिसके अंदर गैस फिल होती है, जो ऊपर उड़ जाते हैं, वो देखे होंगे। उसके अंदर असल में एक हल्की गैस फिल की जाती है, हीलियम, ठीक है, और उसको एयर टाइट कर दिया जाता है। उसके बाद साथ में एक छोटा सा थ्रेड लगा के बच्चों को दे दिया जाता है खेलने के लिए। अगर आप उसको धागे को तोड़ दें, उसको रिलीज कर दें, तो वो सीधा ऊपर जाएगा, ऊपर की तरफ मूव करता हुआ जा रहा है। आखिर कोई ना कोई फोर्स तो है जो उसके ऊपर अप्लाई हो रही है, जो उसको ऊपर की तरफ लेकर जा रही है, वो अपथ्रस्ट है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि वो अपथ्रस्ट लगा कौन रहा है, यहाँ तो कोई लिक्विड नहीं है। तो ये जो गैस है हमारे इर्द गिर्द, ये गैस क्या है? ये भी तो फ्लूइड है। हमने तो बात की थी फ्लूइड की, है ना, तो ये भी फ्लूइड है ना। तो उस फ्लूइड के ऊपर जो है वो एक फ्लूइड ने एक फोर्स अप्लाई की है इस बलून के ऊपर, ठीक है, जिसकी वजह से ये ऊपर की तरफ जा रहा था। बात समझ गए? ओके, तो ये जो अपथ्रस्ट है ये न सिर्फ लिक्विड्स अप्लाई करते हैं बल्कि ये गैसेस भी अप्लाई करती है। ठीक है, दोनों में मैंने आपको एक एक एग्जांपल दे दी ताकि आपका माइंड जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, अब आपने इसे डिफाइन कैसे करना है जरा वो भी देख लीजिए। आप हेडिंग लगाएंगे जी अपथ्रस्ट की और बताएंगे व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज टोटली और पार्शियली इमर्स्ड इन अ फ्लूइड। जब किसी ऑब्जेक्ट को मुकम्मल तौर पर या उसका कुछ हिस्सा आप फ्लूइड के अंदर डबो देते हैं, इट एक्सपीरियंसेस अ नेट अपवर्ड फोर्स। वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ऊपर की जानिब, ठीक है, जिसको हम अपथ्रस्ट फोर्स कहते हैं, और उसका एक और भी नाम है, इसे हम कहते हैं बॉयंट फोर्स। ठीक है, अपथ्रस्ट और बॉयंट फोर्स। तो पेपर में आपको अपथ्रस्ट या बॉयंट फोर्स दोनों नाम दिए जा सकते हैं, तो आपने दोनों को याद रखना है। ओके,
अच्छा, फिर हम आ जाते हैं जी इसकी रीज़न के ऊपर, थोड़ा एक्सप्लेन भी कर लेते हैं इसको और इसकी रीज़न पे भी आ जाते हैं कि आखिर ये जो बाइंड फोर्स है या फिर जो अपथ्रस्ट है ये अप्लाई होती क्यों है, उसकी क्या रीज़न है। तो देखिए, आप जब एक ऑब्जेक्ट को इमर्स करते हैं ना फ्लूइड में, मान लीजिए हमारे पास कोई लिक्विड है, एक टब है, उसके अंदर हमने लिक्विड इंसर्ट किया हुआ है, उसके अंदर हम एक ऑब्जेक्ट को डिप करते हैं, इंसर्ट करते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं ना, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर तमाम डायरेक्शन से एक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, ना समझ गए, तमाम डायरेक्शन से उसके ऊपर एक प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है। अब प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। दरअसल फोर्स ही है ना जो एक यूनिट एरिया पर अप्लाई होती है। तो हम यूँ भी कह सकते हैं कि ये जो लिक्विड है ना, वो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर तमाम डायरेक्शन से एक फोर्स अप्लाई करेगा। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए ये मैंने एक डायग्राम बनाई है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो सके। ये आ गया हमारे पास एक टब है, उसके अंदर हमने लिक्विड को फिल किया हुआ है, यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट रख दिया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो लिक्विड है ना, इसके ऊपर तमाम डायरेक्शन से एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है ना। अच्छा, अब याद रखिएगा कि जो लिक्विड का प्रेशर होता है ना, वो डेप्थ पर डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा डेप्थ होगी उतना ज़्यादा प्रेशर होगा, जितनी कम डेप्थ होगी उतना कम प्रेशर होगा। अब यहाँ पर देखिए, जो ऊपर का हिस्सा, यहाँ पर डेप्थ कम है, पानी की गहराई यहाँ पर कम है, तो यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो भी कम होगा। यहाँ पर देखिए पानी की गहराई ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी गहराई है, तो यहाँ पर जो पानी का प्रेशर होगा ना वो ज़्यादा होगा, ठीक है। तो आपने ये क्लास 9th में ये कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है। अगर आप इसको रियल लाइफ में ऑब्जर्व करना चाहते हैं, उसकी भी एक्टिविटी बताता हूँ आपको। छोटी सी बॉटल ले लें, उसके ऊपर इस तरह से होल बना लें और उसके ऊपर ऐसे टेप लगा दें कि होल आपके जो है वो बंद हो जाए सारे के सारे बॉटल के, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, उसको खोला, उसमें पानी को फिल कर दिया और उसको ऐसे बंद कर दिया। फिर आप यूँ रखिए, इस टेप को ऐसे उतार दीजिए, ठीक है। तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि इन तमाम होल से ना पानी बाहर आएगा। सबसे ज़्यादा जो प्रेशर होगा वो नीचे होगा, यहाँ पर ये देखें, सबसे ज़्यादा प्रेशर दूर जाकर पानी गिरेगा। उससे कम प्रेशर इधर, उससे कम इधर, उससे कम इधर, उससे कम इधर, उससे कम, सबसे कम इधर होगा। तो सबसे कम गहराई यहाँ पर है, सबसे कम प्रेशर यहाँ पर होगा। सबसे ज़्यादा गहराई यहाँ पर है, सबसे ज़्यादा प्रेशर यहाँ पर। देखिए पानी यहाँ से यहाँ गिर रहा है, बात समझ गए। तो जो प्रेशर है ना, उसका ताल्लुक है डेप्थ के साथ। जहाँ डेप्थ ज़्यादा होगी वहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा, जहाँ डेप्थ कम होगी वहाँ प्रेशर कम होगा। ये जो इसका एक फार्मूला भी होता है, P=ρgh, ठीक है ना। तो ये प्रेशर का फार्मूला है, प्रेशर इन लिक्विड। अगर आपने इसको मतलब भूल चुके हैं, आपको याद नहीं, तो मैं आपको ये फार्मूला अभी ड्राइव भी करा दूंगा। बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। वैसे क्लास 9th में आप ये पढ़ के आए हैं, ओके जी। तो आपको यहाँ पे बताने का मकसद ये था कि भाई इस ऑब्जेक्ट के ऊपर तमाम डायरेक्शन से प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है। जहाँ पर गहराई ज़्यादा है वहाँ प्रेशर ज़्यादा अप्लाई होगा, जहाँ गहराई कम है वहाँ प्रेशर कम अप्लाई होगा, ठीक है। अब जहाँ प्रेशर कम है वहाँ पर फोर्स भी कम होगी, जहाँ प्रेशर ज़्यादा है वहाँ पर फोर्स भी ज़्यादा होगी। ये देखिए, यहाँ पर जो है वो प्रेशर कम है, गहराई कम है, तो फोर्स भी थोड़ी है। यहाँ पर फोर्स ज़्यादा है, क्यों, गहराई ज़्यादा थी, प्रेशर ज़्यादा था, सही है। अच्छा, अब इसके अलावा इस तरह से भी इसके ऊपर फोर्स अप्लाई होती है, इस तरह से भी फोर्स अप्लाई होती है, लेकिन इधर की फोर्स से कैंसिल आउट हो जाती है। सिर्फ ऊपर वाली और नीचे वाली फोर्सेस जो है वो बच जाती है, वो कैंसिल आउट नहीं होती, उनका एक नेट रिजल्ट निकलता है। कैसे, मैं बताता हूँ। देखो, अब यहाँ पर जो है ना गहराई, इधर जितनी गहराई है इधर भी उतनी गहराई है, इसलिए जितनी फोर्स इधर अप्लाई होगी उतनी फोर्स इधर भी अप्लाई होगी। दोनों फोर्सेस इक्वल अपोजिट हैं, ये फोर्स इसको कैंसिल आउट करेगी, ये एक हॉरिजॉन्टल फोर्स कैंसिल आउट होगी। यहाँ पर गहराई ज़्यादा हुई, फोर्स भी थोड़ी ज़्यादा होगी। यहाँ पर भी गहराई उतनी है, देखो यहाँ पे सेम गहराई है ना, तो दोनों तरफ सेम जो है वो फोर्स अप्लाई होगी। पहले से थोड़ी ज़्यादा है बट इक्वल अपोजिट है, कैंसिल आउट कर देंगे। और नीचे आ जाएंगे, फोर्स थोड़ी बढ़ गई है, मगर जितनी फोर्स इधर से उतनी फोर्स इधर से भी है। वजह, क्योंकि जितनी गहराई इधर है उतनी गहराई इधर भी है, ठीक है, कैंसिल आउट। फिर यहाँ देखिए, फोर्स और बढ़ गई, इधर भी फोर्स और बढ़ गई, दोनों की गहराई सेम है, दोनों की फोर्सेस भी सेम होंगी, इधर से कैंसिल आउट। तो जितनी भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हैं ये कैंसिल आउट हो जाती हैं, बट ये जो वर्टिकल फोर्सेस हैं ये कैंसिल आउट नहीं हो सकती। वजह क्या है, कैंसिल होने के लिए इक्वल और अपोजिट होना जरूरी है, सिर्फ अपोजिट नहीं। तो ये जो है वो यहाँ पर पाई जाने वाली फोर्सेस है, ये सारी की सारी, जो कि वर्टिकल डाउनवर्ड है। डेप्थ कम थी, फोर्स कम थी। यहाँ देखिए, डेप्थ ज़्यादा है, फोर्स ज़्यादा है। अब ये दोनों बराबर नहीं है, अपोजिट हैं पर इक्वल नहीं है, तो इन दोनों का जो नेट है वो जीरो नहीं मिलेगा। आपको एक नेट फोर्स कुछ मिलेगी और वो अपवर्ड डायरेक्शन में मिलेगी। क्यों, क्योंकि नीचे से ऊपर वाली फोर्स ज़्यादा है, ऊपर से इधर वाली फोर्स कम है। ये यूँ समझ लीजिए कि इधर अगर कोई एक शख्स जो है किसी बस को धक्का लगा रहा है और इधर से 3 शख्स धक्का लगा रहे हैं, तो बस किधर जाएगी, इधर को जाएगी,
है ना। तो इसीलिए ऊपर की फोर्स थोड़ी है, नीचे की फोर्स ज्यादा है, तो एक नेट अपवर्ड फोर्स इसके ऊपर अप्लाई होती है, जिसको हम अपथ्रस्ट कहते हैं। उम्मीद है अब आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि आखिर ये अपथ्रस्ट फोर्स बॉडी पे अप्लाई करती क्यों है। मैंने बता दिया कि भाई आपने जिस लिक्विड में इसको इमर्स किया हुआ है वो हर डायरेक्शन से प्रेशर एक्सर्ट करेगा, हर डायरेक्शन से प्रेशर एक्सर्ट करेगा तो हर डायरेक्शन से इसके ऊपर फोर्स अप्लाई होगी। और ये जो प्रेशर है वो डिपेंड करता है लिक्विड की डेप्थ के ऊपर। जहां डेप्थ ज़्यादा है वहां प्रेशर ज़्यादा होगा, जहां डेप्थ कम है वहां प्रेशर कम होगा। इसी तरह से जहां पे डेप्थ ज़्यादा है वहां पर फोर्स ज़्यादा होगी, जहां पे डेप्थ कम है वहां पे फोर्स भी कम होगी। ठीक है, तमाम हॉरिजॉन्टल फोर्सेस जो है वो एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाती हैं और जो वर्टिकल फोर्सेस हैं वो कैंसिल आउट नहीं हो सकती। ऊपर से नीचे वाली फोर्स कम है, नीचे से ऊपर वाली फोर्स ज्यादा है, इसलिए आपके पास एक नेट फोर्स बच जाएगी और वो सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाली डायरेक्शन में होगी। ठीक है, इस वजह से एक अपथ्रस्ट फोर्स बॉडी के ऊपर अप्लाई होती है। तो आपके माइंड में क्वेश्चन आता होगा ना कि आखिर ऐसा क्यों होता है, क्यों अपवर्ड फोर्स अप्लाई होती है, तो ये उसका आंसर है। ठीक है, तो पेपर में आपने लिखना है ताकि आपको अच्छे से मार्क्स मिले। हेडिंग लगाएंगे, एक्सप्लेनेशन को बताएंगे। When we immerse an object in the fluid, object will experience force from all direction. वो तमाम डायरेक्शन से फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। Upward force on the bottom of the object is greater than downward force on the top. जो upward force है on the bottom वो ज्यादा होती है डाउनवर्ड फोर्स ऑन द टॉप से। ठीक है, इसलिए आपके पास एक नेट फोर्स आ जाती है और वही आपके पास जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में होती है, उसे ही आप अपथ्रस्ट फोर्स कहते हैं। जबकि जो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हैं वो कैंसिल हो जाती हैं एक दूसरे के साथ, इसलिए आपके पास एक नेट फोर्स बचती है जिसको आप अपथ्रस्ट फोर्स कहते हैं। दिस इज द अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट इज इक्वल टू एफ कैसे मिलेगी, F2 माइनस F1, दोनों ऑपोजिट है ना इसीलिए माइनस किया हमने, F2 माइनस F1, ये आ गई आपके पास एक नेट अपथ्रस्ट फोर्स। ठीक है, अच्छा जी, अब ये 3 पॉइंट्स हैं अपथ्रस्ट के बारे में कि जो आपको ये बताएंगे कौन सा ऑब्जेक्ट डूबेगा, कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो लिक्विड के अंदर सस्पेंडेड रहेगा और कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो लिक्विड के ऊपर जो है वो ऊपर ऐसे फ्लोट करेगा। उसके 3 पॉइंट्स लिखे गए हैं। Number 1 point, an object will float and rise if upthrust is greater than the weight of the object. अगर upthrust की वैल्यू जो upthrust एक्ट हो रही है बॉडी के वेट से ज़्यादा होगी तो ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है, और वो सरफेस के ऊपर फ्लोट करेगा। जैसे मैंने आपको थर्मोपोल की एग्जांपल दी थी, छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए, उसको पानी के अंदर डिप कीजिए, नीचे तक लेकर जाइए, फिर छोड़िए, ऐसे भागा भागा ऊपर आएगा, ठीक है ना, वो राइज करेगा, ऊपर की तरफ आएगा सरफेस के ऊपर और फिर फ्लोट करेगा। अगर आप उसको ऐसे डुबोएंगे वो ऊपर की तरफ राइज करेगा, उठेगा ऊपर की तरफ और सरफेस पे आके फिर फ्लोट करेगा। तो यहां पर मेंशन किया मैंने, ये देखिए आप, एन ऑब्जेक्ट विल फ्लोट एंड राइज, या राइज एंड फ्लोट कर लीजिए, ठीक है, ऊपर की तरफ उठेगा फिर फ्लोट करेगा, अंदर नहीं फ्लोट करेगा, ऊपर सरफेस के ऊपर आके फ्लोट करेगा, ठीक है, ओके। और इसमें आपने याद रखना है कि अपथ्रस्ट जो होती है वो ज़्यादा होती है वेट से, तो ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ आएगा और सरफेस के ऊपर फ्लोट करेगा। नंबर 2 पॉइंट, ऑब्जेक्ट विल गो डाउन एंड सिंक, नीचे जाएगा, डूब जाएगा, इफ अपथ्रस्ट इज लेस देन द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट डूब भी तो जाते हैं ना, वो इसलिए डूबते हैं कि उनके ऊपर अप्लाई होने वाली अपथ्रस्ट फोर्स कम होती है और उनका जो वेट होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है, ओके जी। उसके बाद तीसरा पॉइंट है जी, ऑब्जेक्ट विल रिमेन सस्पेंडेड एट सम डेप्थ इफ अपथ्रस्ट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब कुछ ऑब्जेक्ट होंगे वो लिक्विड के अंदर ही सस्पेंडेड रहेंगे। ऐसा कब होगा, जब अपथ्रस्ट और जो उसका वेट है वो दोनों इक्वल एंड अपोजिट हो जाएंगे, ठीक है, और उस कंडीशन के अंदर फिर ये सस्पेंडेड रहेगा ऑब्जेक्ट जो भी आपका, ठीक है। तो याद रखें जी, अगर अपथ्रस्ट वेट से ज़्यादा है तो वो ऊपर की तरफ उठ के आएगा आपका ऑब्जेक्ट, आप उसको नीचे डुबोएंगे, वो खुद ब खुद ऊपर आएगा, सरफेस के ऊपर जो है वो फ्लोट करेगा, ठीक है। और अगर ये जो हमारे पास दोनों इक्वल हो जाती हैं वेट और अपथ्रस्ट, तो फिर वो उसके अंदर ही किसी जगह पे सस्पेंडेड रहेगा। और अगर ऐसा हो जाता है कि आपके पास जो अपथ्रस्ट है वो कम हो जाती है वेट से, ऑब्जेक्ट डूब जाएगा, सिंक, ठीक हो गया। तो ये 3 पॉइंट है, आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं, याद रखना आपने। उसके बाद फिर हम बात करते हैं जी आर्किमिडीज प्रिंसिपल की। अभी आर्किमिडीज प्रिंसिपल बेसिकली आपको क्या बताएगा, ये बताएगा कि ये जो अपथ्रस्ट फोर्स बॉडी के ऊपर एक्ट करती है ना, ये कितनी अपथ्रस्ट फोर्स एक्ट करती है, ठीक है, ये आपको ये बताएगा कि बॉडी के ऊपर कितनी अपथ्रस्ट एक्ट करती है। अच्छा, इसकी स्टेटमेंट के मुताबिक ये क्या कहता है, ये कहता है जी, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को किसी भी आप लिक्विड में, ये फ्लूइड की बात कर लें, लिक्विड की बात कर लें, आपकी मर्जी है, मैं लिक्विड की बात कर लेता हूँ। लिक्विड में आप उसको इमर्स करते हैं, ठीक है, जब किसी ऑब्जेक्ट को आप लिक्विड में इमर्स करते हैं
तो वो लिक्विड उसके ऊपर एक अपथ्रस्ट फोर्स अप्लाई करेगा। अब वो अपथ्रस्ट फोर्स कितनी होगी? जितना लिक्विड इस ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेस किया उसके वेट के बराबर अपथ्रस्ट फोर्स अप्लाई होगी। अब इस बात को पहले समझिए। ये देखिए मैंने एक छोटी सी डायग्राम बनाई है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। देखिए ये मेरे पास एक बीकर है जिसके अंदर मैंने वाटर को फिल कर दिया है, और ये कैसा बीकर है कि इसके अंदर जो अगर एक ड्रॉप भी मैं अजाफी पानी का ऐड करूंगा ना, तो वो जो यहाँ पे इसका ये पॉइंट नज़र आ रहा है, यहाँ से वो पॉइंट बाहर आएगा। यानी जितना मैक्सिमम ये अपने अंदर फिल कर सकता था वाटर, इसने कर लिया। ठीक है। अच्छा, अब ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका वॉल्यूम है V। ठीक है। जब मैं इस ऑब्जेक्ट को इसके अंदर रखूँगा ऐसे, तो जाहिर सी बात है कि फिर जो पानी है वो इसमें से बाहर निकलेगा, है ना। तो जैसे ही मैंने इसमें इंसर्ट किया, पानी जो है वो इससे बाहर निकलना शुरू हो गया। उस पानी को मैंने इस तरह से छोटी सी एक चाइना डिश के अंदर कलेक्ट कर लिया। ठीक है। अच्छा, अब डिस्प्लेस वाटर का कंसेप्ट दे रहा हूँ। डिस्प्लेस वाटर पता है क्या होता है? जैसे आपने वो कहानी सुनी थी ना, प्यासा कौवा, पानी का लेवल नीचे था, उसमें कंकरियाँ फेंकी गई, पानी का लेवल ऊपर आ गया। तो इसी तरह से जब आप पानी के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट उसके अंदर डालते हैं ना, तो पानी का लेवल ऊपर आता है। तो जितना पानी का लेवल ऊपर आया ना, यहाँ से ये लेवल था इनिशियल, यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक जो पानी ऊपर आया ना इस लेवल से, वो सारा डिस्प्लेस वाटर कहलाता है। वो सारा क्या कहलाता है? डिस्प्लेस वाटर। फिर सुने, पानी का लेवल इनिशियली ये था, अब आपने उसमें कोई ऑब्जेक्ट डाल दिया, पानी का लेवल यहाँ से यहाँ तक आ गया। तो अब ये जो इतना इतना पानी है ना, इतना इतना पानी, ये सारा डिस्प्लेस वाटर है जो ऊपर की तरफ मुँह करके आया। ठीक है। अच्छा, अब हमारे लिए एक जो डिस्प्लेस वाटर को कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल था, तो हमने ये टेक्निक इस्तेमाल की कि देखिए ये हमारा जो हमारा बीकर है, ये इस किस्म का है कि इसके अंदर अब अगर एक ड्रॉप भी पानी का ऊपर आया तो वो बाहर आ जाएगा। यानी जितना भी डिस्प्लेस वाटर होगा ना, वो अलहदा कर लेंगे इससे। तो हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को डाल दिया इसके अंदर। ठीक है। अब जितना भी पानी का लेवल ऊपर आएगा, वो सारा पानी यहाँ से बाहर आ गया। यानी जितना भी डिस्प्लेस्ड वाटर था ना, उसको अलग कर लिया हमने यहाँ पर ये, और इसके अंदर हमने ये बॉल डाल दी। समझ गए? अच्छा, अब आर्किमिडीज ये कहता है कि जितना इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अपथ्रस्ट फोर्स है ना, वो कितना होगा? जितना इसने पानी को डिस्प्लेस किया, उस डिस्प्लेस वाटर के वेट के बराबर। ठीक है। हमने ऑब्जेक्ट इसमें डाल दिया, पानी ऊपर आया, जितना पानी ऊपर आया यानी जितना पानी डिस्प्लेस हुआ वो सारा अलग कर लिया, उसका हमने वेट कर लिया। जितना इस पानी का वेट होगा ना डिस्प्लेस वाटर का, उतनी इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अपथ्रस्ट फोर्स अप्लाई हुई है। बच्चों एक बार फिर बता देता हूँ ताकि आपके माइंड में ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाए। आपने ऑब्जेक्ट को इस पानी में डाला, जिससे पानी का लेवल ऊपर आया। ऊपर आने वाले पानी को डिस्प्लेस वाटर कहते हैं। डिस्प्लेस वाटर का जितना वेट होगा, उतनी इसके ऊपर अपथ्रस्ट फोर्स अप्लाई होगी। ये है कॉन्सेप्ट सिंपल सा आर्किमिडीज प्रिंसिपल का। ठीक है। अब यहाँ से इसको डिफाइन कैसे करेंगे आप देखिए। When an object is totally or partially immersed in a liquid, जब किसी ऑब्जेक्ट को मुकम्मल तौर पर या उसका कुछ हिस्सा आप डबोते हैं लिक्विड में, an upthrust act on it equal to weight of the liquid it displaces, उसके ऊपर एक अपथ्रस्ट एक्ट करती है जो कि बराबर होती है वेट ऑफ द लिक्विड इट डिस्प्लेसेस। जितना पानी इसने डिस्प्लेस किया, उस डिस्प्लेस्ड वाटर के हमारे पास जो वेट होगा उसके बराबर इसके ऊपर अपथ्रस्ट फोर्स अप्लाई होगी। डिस्प्लेस्ड लिक्विड के वेट के बराबर अपथ्रस्ट फोर्स अप्लाई होगी। ठीक है। ओके जी, चलिए अब हम इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन की तरफ बढ़ते हैं और हेडिंग लगा देंगे जी मैथमेटिकली, या आप इसकी डेरिवेशन की हेडिंग भी लगा देंगे और बताएंगे इसके अंदर जी हमारे पास एक जो है वो सिलेंडर है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है हमारे पास A, उसकी हाइट है हमारे पास H, और उसको हमने जो है वो इमर्स कर दिया है एक लिक्विड के अंदर। किसी भी कंटेनर में कोई लिक्विड है उसके अंदर हमने इसको इमर्स कर दिया। लिखेंगे जी कंसीडर अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया A। क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है इसका ये वाला एरिया ना, ये वाला एरिया, इसको क्रॉस सेक्शनल एरिया कहते हैं। ये आपके पास फर्ज कर लें ये एक आपके पास कोई रॉड है, यहाँ से ऐसे मैं कट करता हूँ, क्रॉस कर लिया, जो सामने नजर आने वाला एरिया होता है इसको क्रॉस सेक्शनल एरिया कहते हैं। इसी तरह ये जो सिलेंडर है इसका ये वाला एरिया जो है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा। ठीक है। इसकी हाइट H है। अच्छा, अब H1 एंड H2 आर द डेप्थ ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ द सिलेंडर। अब H1 हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक ये इसकी डेप्थ है ऊपर वाली सरफेस की, और H2 यहाँ से लेके यहाँ तक ये इसकी डेप्थ है जी नीचे वाली सरफेस की। ये आपने पहले बता देना साथ में कि टॉप और बॉटम की जो डेप्थ है ना वो हमारे पास ये है।
ठीक है। अच्छा, अब ये सारा कंसेप्ट मैं आपको यहाँ पर बता के लाया हूँ कि जब कोई ऑब्जेक्ट आप लिक्विड में उसको डाल देते हैं तो लिक्विड तमाम डायरेक्शन से उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा होता है। जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाली फोर्सेज है वो तो बैलेंस हो जाती हैं, उसका जिक्र नहीं करेंगे हम यहाँ पे, लेकिन जो वर्टिकल फोर्सेज है वो बैलेंस नहीं होती। ठीक है, एक फोर्स ऊपर से नीचे, एक फोर्स नीचे से ऊपर की तरफ अप्लाई होती है। यहाँ पर बता के लाया हूँ आपको सारा कंसेप्ट ये। ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ पर हमने देख लिया कि एक फोर्स इस सरफेस पे लगेगी और एक फोर्स जो है वो इस सरफेस पे लगेगी, ये वाली फोर्सेस तो कैंसिल आउट होगी। ठीक है, और ये भी हमें पता है कि यहाँ पर डेप्थ ज़्यादा है, प्रेशर ज़्यादा होगा, फोर्स ज़्यादा होगी। ऊपर जो है वो डेप्थ कम है तो फोर्स भी हमारे पास कम होगी, क्योंकि प्रेशर यहाँ पर क्या होता है, कम होता है। ठीक है, ये फार्मूला हमने पढ़ रखा है, P = ρgh, इसका भी हमने इस्तेमाल भी करना है। अगर आपको ये फार्मूला नहीं पता कि कैसे आया तो पहले मैं आपको वो बता देता हूँ ताकि आपको पता हो कि क्यों आया ये। देखो बच्चों, प्रेशर के बारे में सब जानते हो, प्रेशर इक्वल होता है आपके पास फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट जो हमने इसके अंदर डिप किया हुआ है, इसके ऊपर फोर्स कौन सी है, ये इसके वेट की फोर्स है। वेट को हम बोलते हैं mg, तो यहाँ पे लिख दिया हमने mg डिवाइडेड बाय एरिया। अब हमने इसके अंदर ना एक मॉडिफिकेशन करनी है। मॉडिफिकेशन क्या करते हैं जी, हम ऐसा कर देते हैं, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं डेप्थ को h, और नीचे भी फिर करना पड़ेगा a × डेप्थ h। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपके पास mgh डिवाइडेड बाय एरिया इंटू हाइट। अब एरिया इंटू हाइट हमारे पास होता है वॉल्यूम। अगर आपको याद नहीं, मैं बता देता हूँ, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। ऐसा ही है, तो लेंथ इंटू विड्थ क्या होता है, एरिया, तो हम लिख सकते हैं एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो ये भी हमारे पास वॉल्यूम के इक्वल ही होता है, तो एरिया इंटू हाइट बन गया हमारे पास वॉल्यूम। ठीक है, अब जरा यहाँ देखिए, ये है हमारे पास मैस और ये है नीचे वॉल्यूम। मैस पर यूनिट वॉल्यूम को हम बोलते हैं डेंसिटी, जिसे शो करते हैं हम रो से, रो जी एच हमारे पास बन गया, ये आ गया जी क्या, डेंसिटी। तो ये बता देता हूँ मैं आपको जी, रो डेंसिटी होती है जो कि बराबर होती है मैस पर यूनिट वॉल्यूम। और उसका फॉर्मूला याद रखने का तरीका भी मैंने आपको बताया था कि भाई आप यूँ समझे कि ये हमारे पास है डी से बनता है दिल, ये आ गया जी हमारे पास दिल, और दिल को लगा तीर, और ये दो टुकड़े हो गया हमारे पास, ये ऊपर का टुकड़ा, ये तीर, और ये आ गया हमारे पास नीचे का टुकड़ा। तो डी है डेंसिटी, डेंसिटी को हम रो से शो करते हैं। ये ऊपर आ गया हमारे पास एम डिवाइडेड बाय नीचे आ गया वी, तो एम बाई वी। तो एम बाई वी क्या होता है, डेंसिटी रो। सो फाइनली प्रेशर इन लिक्विड इज इक्वल टू रो जी एच, ये प्रेशर का एक फार्मूला है। तो हमारे जो थोड़े से वीक स्टूडेंट हैं भूल जाते हैं, कोई बात नहीं, आपके लिए दोबारा से हमने ड्राइव कर दिया कि प्रेशर इन लिक्विड का फार्मूला होता है रो जी एच। ठीक हो गया, ओके जी। तो एक यहाँ पर फोर्स अप्लाई हो रही है, एक यहाँ पर फोर्स अप्लाई हो रही है, इन दोनों को हमने जो है वो माइनस करना है, नेट फोर्स निकल आएगी और वही हमारी आप थ्रस्ट फोर्स है। ठीक है, ओके। तो फिर हम क्या कहेंगे जी, क्योंकि एक ये वाली डेप्थ है, दूसरी ये वाली डेप्थ है, और यहाँ पर प्रेशर और यहाँ पर प्रेशर पहले कैलकुलेट कर लेते हैं हम जी। यहाँ पर प्रेशर क्या होगा, इस फार्मूले के मुताबिक P = रो जी एच के मुताबिक यहाँ पर प्रेशर क्या होगा, P1 = रो जी एच 1। रो जो है इस फ्लूइड की डेंसिटी है, जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, और H1 जो है वो डेप्थ है। ठीक है, उसी तरह फिर अगर इस डेप्थ के ऊपर प्रेशर निकालना है P2, वो क्या होगा, रो जी एच 2। ठीक है, ओके जी। सो प्रेशर क्या है जी, इफ P1 एंड P2 आर द लिक्विड प्रेशर एट द डेप्थ H1 एंड H2, देन P1 = रो जी एच 1 एंड P2 = रो जी एच 2। बता दिए डेराइव कैसे किया मैंने प्रेशर का ये फॉर्मूला, अगर आपको भूल जाए तो खुद से भी आप डेराइव कर सकते हैं। ओके जी, तो ये आ गया हमारे पास प्रेशर। अब प्रेशर से फोर्स निकालनी है। ठीक है, तो हम जानते हैं प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। अगर एरिया उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाए तो फोर्स मिल जाएगी, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर टाइम एरिया, प्रेशर टाइम्स एरिया। ठीक है, तो ये देखिए जी, F1 निकालनी है तो P1 को एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, F2 निकालनी है तो P2 इंटू एरिया कर दो, क्योंकि हमारा तो काम ही आसान है। नेट फोर्स निकालनी है, F2 F1 इन दोनों को हमें माइनस करना है बस, और तो हमें कुछ नहीं करना। तो उसके लिए फिर F1 F2 की पहले वैल्यू निकालेंगे ना। ठीक है, तो F1 बराबर है P1 इंटू एरिया, F2 बराबर है P2 इंटू एरिया। तो P1 क्या है, प्रेशर एट हाइट H1, उसकी वैल्यू है जी रो जी H1, तो बन गया रो जी H1 इंटू एरिया। अच्छा, फिर F2 निकालना है, वो बराबर है जी P2 इंटू एरिया। P2 क्या है, रो जी H2 इंटू एरिया। तो ये हमारे पास F1 F2 दोनों की वैल्यूज आ गई। नेट फोर्स कैसे निकालेंगे, दोनों को माइनस करके, तो F = F2 - F1 हो जाएगा। तो आपके पास इन दोनों की वैल्यूज पुट करने के बाद आंसर आएगा रो जी H2A - रो जी H1A। इसमें रो कॉमन, इसमें जी कॉमन, इसमें A कॉमन, तीनों कॉमन ले लीजिए, ये बन गया रो जी A।
पीछे क्या रह गया, इधर रह गया H2 माइनस इधर क्या रह गया H1, H2 माइनस H1। अगर देखा जाए तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये लेंथ है, ये डेप्थ है H2, यहाँ से लेके यहाँ तक है H1। अगर इस सारे में से ये टुकड़ा निकाल दिया जाए तो पीछे क्या बचेगा, H बचेगा। सो H2 माइनस H1 इज इक्वल टू H होता है, यहाँ पर मेंशन किया मैंने H2 माइनस H1 इज इक्वल टू H। तो ये यहाँ पर H2 माइनस H1 लिखा हुआ है, उसकी जगह पे आप लिख दीजिए H, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये है रो जी ए इंटू एच, अब ये एरिया है और ये है हाइट। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया कि आपके पास जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। अगर लेंथ इंटू विड्थ को देखें तो ये एरिया बन जाता है, एरिया इंटू हाइट क्या बनता है, वॉल्यूम बनता है। तो यहाँ पर एरिया इंटू हाइट बन गया हमारे पास वॉल्यूम, तो ये बन गया F इज इक्वल टू रो जी वी, रो जी वी, ठीक है। ये हमारे पास फाइनल जो है वो फोर्स आ गई। अब ये हमारे पास जो है वो बराबर होती है जी वेट ऑफ द लिक्विड के। कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पर सिर्फ आपने क्या करना है, एक जो रो है ना, रो इसकी वैल्यू पुट करनी है। रो क्या है, डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम वॉल्यूम से कट जाएगा, F इज इक्वल टू एम जी। एम जी क्या है, वेट, और ये वेट कौन सा वेट है, ये डिस्प्लेस्ड वाटर का वेट है। तो ये अपथ्रस्ट फोर्स चीज हो वो बराबर है हमारे पास वेट के, किसका वेट, किसका वेट, जो हमारे पास लिक्विड डिस्प्लेस हुआ उसका वेट। यहाँ पर मैंने मेंशन भी किया है कि ये जो वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम वो मिला हमें एरिया इनटू हाइट से, इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है, विच इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द डिस्प्लेस लिक्विड, जो कि बराबर है वॉल्यूम ऑफ द डिस्प्लेस लिक्विड के। कैसे, देखो जितना वॉल्यूम आपने इसमें इंटर किया उतना वॉल्यूम लिक्विड का यहाँ से डिस्प्लेस हुआ, और जो डिस्प्लेस हुआ वो हमने सेपरेट कर लिया। तो जितना वॉल्यूम इन करेंगे उसके अंदर ऑब्जेक्ट का, उतना वॉल्यूम आउट हो जाएगा वाटर का। जितना वॉल्यूम इन करेंगे ऑब्जेक्ट का, उतना वॉल्यूम आउट हो जाएगा वाटर का, ठीक है। बात समझ गए, वॉल्यूम इन इज इक्वल टू वॉल्यूम आउट। वॉल्यूम इन किया आपने ऑब्जेक्ट का, वॉल्यूम आउट हुआ किसका, वाटर का, समझ गए, ओके जी। तो इसलिए वॉल्यूम इन वॉल्यूम आउट के बराबर है। तो मैंने यहाँ पर मेंशन भी कर दिया कि यहाँ पर हमारे पास ये वॉल्यूम जो है वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर है, विच इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द डिस्प्लेस लिक्विड। वॉल्यूम का जो इस सिलेंडर जो हमने इंटर किया ना, ये सिलेंडर, इसका वॉल्यूम और जो डिस्प्लेस लिक्विड है उसका वॉल्यूम दोनों का हमारे पास सेम है, ठीक है। सो रो जी वी इज द वेट ऑफ द डिस्प्लेस लिक्विड, और आप इसको फाइनली लिख सकते हैं F इज इक्वल टू एम जी, समझ गए। अच्छा जी, अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होता है कमेंट्स के अंदर कि सर हम ये जो लिखा हुआ है क्या इसको एज इट इज़ पेपर में लिख सकते हैं। तो अगर तो आपको टॉपिक आए सिर्फ आर्किमिडीज प्रिंसिपल का, तो आप उसके अंदर यहाँ से ये सारा लिख सकते हैं। क्वेश्चन भी चाहे लिखना लिख सकते हैं, अपथ्रस्ट के बारे में बताइए, उसकी एक्सप्लेनेशन करिए, उसके बाद मैथमेटिकली सारा इसके ऊपर आप लिख के आ सकते हैं। अगर आप उसको थोड़ा शार्ट करना चाहते हैं तो डायरेक्टली आर्किमिडीज प्रिंसिपल अब यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये डेफिनेशन कर लें और ये चीज़ें कर लें, इनफ है। ये आपके कॉन्सेप्ट के लिए आप करना चाहते हैं, वेल एंड गुड। नहीं करना चाहते, आपकी बुक में नहीं है, बट आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए मैंने ये लाजमी साथ में बनाना ज़रूरी समझा, ठीक है। ये आपने करना है और यहाँ तक आपने कर देना, आपका टॉपिक ओके हो गया, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका टॉपिक ओके हो जाता है। इसको एज इट इज़ आप पेपर में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप थ्रस्ट के बारे में भी थोड़ा सा पूछा जाए तो फिर आप पूरा लिख लीजिए आप थ्रस्ट का। हाँ, अब एक चीज़ टॉपिक वाइज अगर देखी जाए तो ये हमारे पास 2 पॉइंट है, एक शिप के हवाले से और एक सबमरीन के हवाले से 2 शार्ट क्वेश्चंस बनते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास स्पेस कम है, हमने सिर्फ इनके कीवर्ड्स लिखे हैं, इनको आप समझ लीजिए अच्छे से, बाकी इनको तैयार आपने बुक से ही करना है। ये बहुत ही कम लिखा है, यानी सिर्फ टू द पॉइंट बात की गई है, सिर्फ जो टेक्निकल कॉन्सेप्ट है वो डिस्कस किया गया यहाँ पे। पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर, मतलब पूरी डिटेल यहाँ पर नहीं लिखी गई, कॉन्सेप्ट पूरा है, डिटेल पूरी नहीं है। तो सिर्फ ये 2 पॉइंट आप बुक से तैयार कर सकते हैं, बाकी आपको टॉपिक पूरा आप ऊपर बुक में लिख सकते हैं, अब पेपर में लिख सकते हैं आप, ठीक है। ओके जी, अब हम आ जाते हैं जी इसकी एप्लीकेशंस के ऊपर। शिप, ये जो शिप्स वगैरह होती हैं, ठीक है, ये करके जा रही होती हैं, पानी के अंदर ट्रैवल कर रही होती हैं, ये कैसी होती हैं। तो देखो भाई, ये जो शिप जिस मटेरियल से बनी होती है ना, ठीक है, वो आपके पास मेटल्स होती हैं और बहुत ज़्यादा हाई डेंसिटी होती है उनकी, बहुत ज़्यादा हाई डेंसिटी होती है। अब अगर ये हाई डेंसिटी वाली जो शिप है, अगर इसको बना के आप समंदर में रखेंगे, पानी में रखेंगे, तो वो डूब जाएगी। क्योंकि याद रखना, जिस भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी फ्लूइड की डेंसिटी से ज़्यादा होगी वो ऑब्जेक्ट डूब जाएगा। ये असूल याद रखना, जिस भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी फ्लूइड की डेंसिटी से ज़्यादा होगी वो ऑब्जेक्ट डूब जाएगा। जिस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी फ्लूइड की डेंसिटी से कम होगी वो फ्लोट करेगा एट द सरफेस, ठीक है।
बात समझ गए? ओके, अब आयरन की बनी हो या किसी और मेटल की बनी हो, वो बहुत ज़्यादा डेंसिटी हाई होती है उसकी, तो वो तो पानी में डूब जाएगी। फिर क्या किया जाता है, उसके अंदर एम्प्टी जो है ना वो स्पेसिस छोड़ी जाती हैं, चैम्बर्स बनाए जाते हैं उसके अंदर, ठीक है, ताकि उसकी ओवरऑल जो डेंसिटी है उसको क्या किया जाए, लो किया जाए, ठीक है। तो ये जो शिप्स होती हैं इनके अंदर बहुत बड़े बड़े एम्प्टी स्पेसिस छोड़ी जाती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ओवरऑल उसकी जो डेंसिटी है वो लो हो जाती है, ठीक है, और वो वाटर की सरफेस के ऊपर फ्लोट कर सकती है। ठीक हो गया? तो मैंने यहाँ पर मेंशन किया है शिप्स आर मेड अप ऑफ द मेटल्स विच इज़ डेंसर, जो कि बहुत ज़्यादा उसकी डेंसिटी हाई होती है देन द वाटर, पानी से उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, देयरफॉर एम्प्टी चैम्बर्स आर मेड टू डिक्रीज द डेंसिटी। तो हमने क्या करना है, उसके अंदर एम्प्टी चैम्बर्स छोड़ने हैं ताकि उसकी डेंसिटी डिक्रीज हो जाए, क्योंकि कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जिस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज़्यादा होगी वो पानी में डूब जाएगा। तो अब मेटल की डेंसिटी से पानी से ज़्यादा होती है, बट हमने उसके अंदर बड़े बड़े जो है वो एयर चैम्बर्स बनाए हुए हैं, ठीक है, जिसकी वजह से उसकी ओवरऑल डेंसिटी जो है वो कम हो जाती है, इस वजह से वो पानी के अंदर जो है वो फ्लोट कर सकती है। सो इट कैन फ्लोट ऑन द वाटर, इट विल सिंक इफ टोटल वेट इज मोर देन द अपथ्रस्ट फोर्स। अब अगर आप उसके अंदर इतना ज़्यादा लोड डाल दें, इतने ज़्यादा पैसेंजर्स बैठा दें, ठीक है, कि उसकी जो वेट है वो अपथ्रस्ट से बढ़ जाए, तो फिर वो डूब भी सकती है। बात समझ गए? अगर आपने उसके अंदर लोड बहुत ज़्यादा डाल दिया और उसके ऊपर अगर उसका वेट अपथ्रस्ट से ज़्यादा हो गया तो फिर वो डूब भी सकती है। तो बच्चों सिंपल सा आसान सा कॉन्सेप्ट है भाई, इसके अंदर कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, बस आपने ये पहली बात लिख देनी है स्टार्टिंग में कि जिस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी फ्लूइड की डेंसिटी से कम होगी वो उसके अंदर सिंक हो जाएगा, ठीक है। अब जो शिप्स वगैरह होती हैं मेटल की बनी होती हैं, मेटल की डेंसिटी बहुत हाई होती है, तो उसकी डेंसिटी को लो करने के लिए उसके अंदर बड़े बड़े एयर चैम्बर्स बनाए जाते हैं ताकि ओवरऑल उसकी जो डेंसिटी है वो लो हो जाए। जब उसकी डेंसिटी लो होती है तो फिर वो वाटर की सरफेस पे फ्लोट कर सकती है। इसके अलावा ये भी याद रखना है कि अगर उसके ऊपर जो अप्लाई होने वाली जो अपथ्रस्ट फोर्स है, अगर वो अपथ्रस्ट फोर्स जो है उससे शिप का वेट बढ़ गया तो फिर भी वो डूब जाएगी। बस इतनी सी बात है। फिर उसके बाद है जी सबमरीन के हवाले से। अब जो सबमरीन होती हैं ये पानी के सरफेस पे फ्लोट भी कर सकती हैं लाइक शिप, और इसके अलावा पानी के अंदर भी ये चली जाती हैं, अंदर भी ये मूव करती रहती हैं। तो दोनों इनके अंदर जो है वो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। तो किस तरह से ये पानी के सरफेस पे फ्लोट करती हैं, किस तरह से पानी के अंदर चली जाती हैं, अभी इसको आपने समझना है। देखो भाई सिंपल सी बात है, जब इसने फ्लोट करना होता है एट द सरफेस, ठीक है, तो फिर इसने क्या करना है, इसने ऐसा करना है कि अपना जो वेट है उस वेट को इसने किसी तरह से कम रखना है ताकि अपथ्रस्ट फोर्स जो अप्लाई हो रही है वो ज़्यादा हो, वेट कम होगा तो सरफेस पे फ्लोट करेगी, ठीक है। अच्छा, तो ये फिर इस तरह बिल्कुल शिप की तरह बिहेव करती है और सरफेस पे फ्लोट करती रहती है। ये उस वक्त होता है जब इसने अपना वेट कम रखा होता है। अब जब आप इसने अंदर की तरफ जाना है, नीचे समंदर की तह में जाना है, तो फिर ये क्या करती है, फिर ये ऐसा करती है कि अपने अंदर जो है वो इसके अंदर टैंकर होते हैं, उसके अंदर वाटर को फिल किया जाता है। जब उसके अंदर वाटर को फिल किया जाएगा तो डेफिनेटली इसका जो वेट है वो बढ़ जाएगा। जब इसका वेट बढ़ जाएगा और वो अपथ्रस्ट से ज़्यादा हो जाएगा तो फिर ये ऑटोमेटिकली नीचे चली जाएगी, सरफेस में सिंक हो जाएगी, ठीक है। अब दोबारा इसने ऊपर आना है अगर, तो फिर से उस वाटर को पंप आउट किया जाएगा, पानी को अंदर से निकाला जाएगा। जब पानी को शिप के अंदर से निकालते जाएंगे आप, सॉरी उसके अंदर सबमरीन के अंदर से निकालते जाएंगे, तो फिर क्या होगा, उसका जो वेट है वो कम होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। अब एक लिमिट आएगी कि जब उसका वेट अपथ्रस्ट से कम होगा तो वो ऊपर की तरफ आ जाएगी और फ्लोट करेगी, ठीक है। तो उसके बाद दोनों ऑप्शंस होते हैं, वो सरफेस पे फ्लोट भी कर सकती है, वो अंदर भी जा सकती है। अंदर उसने जाना है तह में तो वो अपने अंदर पानी को स्टोर करेगी, अपने वेट को बढ़ाएगी, ठीक। जब उसका वेट बढ़ जाएगा तो उससे फिर क्या होगा, उसके ऊपर अपथ्रस्ट से वेट ज़्यादा होने की वजह से वो नीचे चली जाएगी। इसी तरह से जब उसने ऊपर की तरफ आना है तो फिर वो क्या करेगी, अपने अंदर से वाटर को पंप आउट करेगी और अपना वेट कम करेगी। जब वेट कम होगा तो फिर जो है वो आसानी ऊपर आ सकेगी, फ्लोट कर सकेगी। तो बच्चों ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है या किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप ज़रूर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाजमी से लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।